वेलकम प्यारे बच्चों, इंजीनियर्स गेटवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित आठी फिर से आपका स्वागत करता हूं। आशा और उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी और आप ईमानदारी से पढ़ भी रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एक और नया सब्जेक्ट यहाँ पर स्टार्ट किया है, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। ये बीटेक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के सिलेबस में तो है ही, लेकिन अगर आप किसी अन्य कोर्स में भी पढ़ रहे हैं तो एनवायरनमेंट की इम्पोर्टेंस आपके सिलेबस में और आपके जीवन में बहुत ज़्यादा है। आप इसको जानते भी हैं, समय के साथ साथ आपको पता भी चल रहा है। तो इस सब्जेक्ट की हम यूनिट फर्स्ट स्टार्ट की है हमने, और यूनिट फर्स्ट का पहला लेक्चर एनवायरनमेंट पर, उसकी डेफिनेशंस पर, उसके फैक्टर्स पर हमने अपलोड किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट जाकर आप चेक कर सकते हैं। वहीं पर अगर आप सेकंड इस लेक्चर में बात करें तो आज हम यूनिट फर्स्ट का जो चैप्टर फर्स्ट है उसी का पार्ट सेकंड यहाँ पर करने वाले हैं, जिसमें आज का हमारा टारगेट है सेगमेंट ऑफ एनवायरनमेंट, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट एंड नीड ऑफ पब्लिक अवेयरनेस। ये तीनों जो टॉपिक हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट के पार्ट सेकंड में, उसको आज हम यहाँ पर कवर अप करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेगमेंट ऑफ एनवायरनमेंट से। तो यहाँ पर आप एक पिक्चर देख रहे होंगे और इस पिक्चर में बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो रहा होगा कि सेगमेंट्स क्या होते हैं एनवायरनमेंट के। तो अगर मैं बात करूँ तो बायोस्फीयर भी एक सेगमेंट है, एटमॉस्फेयर भी एक सेगमेंट है, हाइड्रोस्फीयर भी एक सेगमेंट है और लिथोस्फीयर भी एक सेगमेंट है। अगर इनके ब्रैकेट में जो चीज़ें लिखी हुई हैं उसकी अगर आप उसको ध्यान से देखें तो एयर, एटमॉस्फेयर का मतलब है एयर से, तो एयर वाला जो स्फीयर है वो एटमॉस्फेयर कहलाता है। वाटर वाला जो स्फीयर है वो आपका हाइड्रोस्फीयर कहलाएगा, और लिथो यानी कि अर्थ वाला जो भूमि वाला जो पार्ट है दैट्स लिथोस्फीयर। तो इन सेगमेंट्स को हम वन बाय वन समझते हैं। क्लियर है? चलिए देखो, मैं पहले लेक्चर में भी आपको बार बार बोल चुका हूं कि बेटा इस सब्जेक्ट में पिक्चर्स का बहुत रोल है। आप पिक्चर डायग्राम जितने अच्छे से बना के आएंगे उतने मार्क्स इस इजी सब्जेक्ट में आप गेन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको रटना कुछ नहीं है, चीज़ों को सुनना है, समझना है और अपने हिसाब से लिखना है। ठीक है, तो आगे चलते हैं सेगमेंट ऑफ एनवायरनमेंट पर, इसको समझते हैं। तो द एनवायरनमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस सेगमेंट्स और स्फीयर्स बेस्ड ऑन डिफरेंट क्राइटेरियाज। एनवायरनमेंट के सेगमेंट को हम डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, वो बेस्ड होता है डिफरेंट क्राइटेरियाज पर। ऑन कॉमन वे to categorize the segment of the environment is to consider the earth system as the consisting of four interconnected sphere। चार सेगमेंट्स या चार स्फीयर्स में हम मान लेते हैं कि हमारी अर्थ डिवाइड है। जैसे फर्स्ट लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर। मैंने डायग्राम के हिसाब से भी आपको बताया, और एक डायग्राम और मैंने यहाँ पर इन्वॉल्व कर लिया है। जैसे आप देख रहे होंगे एटमॉस्फेयर बना हुआ है, बायोस्फीयर बना हुआ है, लिथोस्फीयर बना हुआ है और हाइड्रोस्फीयर बना हुआ है। तो इस तरीके से आप भी डायग्राम बनाएंगे एग्जाम में। ज़्यादा से ज़्यादा जितने डायग्राम की हेल्प से ज़्यादा आप एक्सप्लेन करेंगे वो बेहतर रहेगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और अच्छे मार्क्स गेन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आप ध्यान रखेंगे मेरी बात को इस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग। चलिए नेक्स्ट आते हैं, और पहला हेडिंग है यहाँ पर लिथोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर को समझने की कोशिश करते हैं। द लिथोस्फीयर रेफर्स टू द रिजिड आउटर लेयर ऑफ द अर्थ इंक्लूडिंग द क्रस्ट एंड द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द मेंटल। ठीक है, लिथोस्फीयर क्या है? एक आउटर लेयर है अर्थ की जिसमें क्रस्ट और अपर मोस्ट पार्ट यानी कि मेंटल इंक्लूड रहता है। इट encompasses the solid landforms, soil and the minerals on the earth surface। उन सब की बात करता है आपका लिथोस्फीयर। आगे, द लिथोस्फीयर प्रोवाइड द फिजिकल सबस्ट्रेट फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट एंड द हैबिटेट फॉर मैनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि लिथोस्फीयर जो है वो प्रोवाइड करता है फिजिकल सॉरी वो प्रोवाइड करता है ग्रो फिजिकल सबस्ट्रेट फॉर ग्रोथ द प्लांट्स एंड द अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, जगह भी देता है उनको रहने के लिए, प्लेस भी प्रोवाइड कराता है। तो ये लिथोस्फीयर है।
आप इधर डायग्राम भी देख रहे होंगे लिथोस्फीयर का, और इसकी लेयर्स भी आप देख रहे होंगे। यानी कि अगर आप अर्थ के 6,368 किलोमीटर इस तक नीचे तक जाएंगे तो ये पूरा पार्ट आप देखते होंगे कोर का है, और वहां पे भी कोर, इनर कोर है, आउटर कोर है, दो पार्ट में आप डिवाइड करते हैं। फिर इसी तरीके से अगर आप 2900 किलोमीटर की गहराई तक पहुंचते हैं तो वहां पर आपको मेंटल लेयर आपको देखने को मिलेगा लिथोस्फीयर के पार्ट में, है ना। और फिर आप अगर 0 से 100 किलोमीटर तक के नीचे तक जाते हैं तो वो आप क्रस्ट बोलते हैं उसको, ठीक है। यानी कि लिथोस्फीयर की अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल जो है वो क्रस्ट कहलाता है, ठीक है। तो ये आपका लिथोस्फीयर का डिवीजन हो गया। आप इस तरीके से ही डायग्राम के फॉर्म में अगर एक्सप्लेन करेंगे तो एग्जामिनर खुद समझ जाएगा कि आपको सारी चीज़ें पता हैं। इस जो गहराई है भूमि के अंदर, कितनी डिस्टेंस पर कौन सी लेयर है, इस तरीके से आप वहाँ पर दिखाएंगे तो सारी चीज़ें एग्जामिनर को भी क्लियर होंगी कि हाँ बच्चे को नॉलेज है, पता है, ठीक है। चलिए, सेकंड है आपका सेगमेंट हाइड्रोस्फीयर। द हाइड्रोस्फीयर कंप्राइज ऑल द वाटर ऑन अर्थ including the ocean water, sea water, lake water, rivers water, ground water and even the water vapor in the atmosphere। यानी कि जितने भी टाइप का वाटर है अर्थ पर वो सब हाइड्रोस्फीयर में आ जाता है, हाइड्रोस्फीयर सेगमेंट में आता है। वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ एंड द हाइड्रोस्फीयर play a crucial role in various ecological process, climate regulation and the supporting diverse aquatic ecosystem। हाइड्रोस्फीयर जो है वो एक क्रूशियल रोल अदा करता है इकोलॉजिकली अगर आप देखें, या क्लाइमेटली अगर आप देखें, या एक्वेटिक इकोसिस्टम की फॉर्म में देखें। जैसा आप पिक्चर में देख रहे होंगे, यहाँ पर ये वाटर है इस तरीके से, यहाँ पर सॉरी ये वाटर है ना, ये आपका वेपराइज्ड हो रहा है वाटर, है ना, ये आपकी रेन हो रही है, ये आपका मतलब लेक मान लीजिए, समुद्र मान लीजिए। तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का, हर प्रकार का जो भी अर्थ पर वाटर प्रेजेंट है वो हाइड्रोस्फीयर का पार्ट हो जाता है, हाइड्रोस्फीयर सेगमेंट के अंतर्गत आता है, ठीक है। क्लियर हुआ? इस तरीके से पूरी साइकिल आप यहाँ पर देख रहे होंगे वाटर की। क्लियर? चलिए आगे चलते। जैसे साइकिल की फॉर्म में मैं बता देता हूँ। सपोज यहाँ से हम स्टार्ट करें तो बारिश हुई, बारिश के बाद पानी भूमि पर आया और भूमि के साथ साथ नदी में भी चला जाता है, और पानी अगर अलग सरफेस पर है तो वो नीचे भी चला जाता है सरफेस में, यानी कि अर्थ सरफेस में कंज्यूम भी कर लिया जाता है। और जो वाटर फ्लो हो रहा है कहीं पे जाकर इकट्ठा होता है तो सनलाइट की वजह से, गर्मी की वजह से वो क्या होता है, गर्म होकर वेपराइज्ड भी होता है, तो फिर वो एनवायरनमेंट में चला जाता है। तो इस तरीके से ये कंप्लीट साइकिल इसी तरीके से बनी हुई है, ठीक है। चलिए अब आते हैं एटमॉस्फेयर पे। एटमॉस्फेयर मतलब एयर की बात हो रही है। तो द एटमॉस्फेयर इज द लेयर ऑफ द गैसेज दैट सराउंड द अर्थ। अर्थ पर जो भी गैसेज सराउंड होती हैं वो एटमॉस्फेयर रहेगा। इट कंसिस्ट ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ट्रेस गैसेज, ठीक है। ये तो कॉमन गैसेज है और बहुत सारी गैसेज यहाँ पर देखने को मिलती हैं। द एटमॉस्फेयर इज वाइटल फॉर लाइफ एज इट प्रोवाइड द एयर वी ब्रेथ एंड प्रोटेक्ट्स द अर्थ सरफेस फ्रॉम हार्मफुल सोलर रेडिएशन। भाई हम सांस लेते हैं तो उसके लिए भी बेनिफिशियल है, और जो ये गैसेज हैं ये कहीं ना कहीं हमारे अर्थ को भी प्रोटेक्ट करती हैं सोलर के रेडिएशन से, सन के रेडिएशन से। इट ऑल्सो प्ले ए की रोल इन रेगुलेटिंग टेम्परेचर एंड क्लाइमेट। क्लाइमेट को बनाए रखने में, उसके टेम्परेचर को बनाए रखने में भी ये कहीं ना कहीं बहुत हेल्पफुल होती हैं। तो एटमॉस्फेयर के बात करें तो हम इसको भी डायग्राम से समझते हैं। ट्रोपोस्फेयर सबसे पहली लेयर आप इसकी देखेंगे, फिर स्ट्रेटोस्फेयर आप इसकी सेकंड लेयर देखेंगे, फिर मेसोस्फेयर आप इसकी नेक्स्ट लेयर देखेंगे, और फिर आप थर्मोस्फेयर इसकी नेक्स्ट लेयर देखेंगे। तो दिस इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये जो लेयर हैं इनके भी कुछ कारण हैं, कहाँ पर क्या चीज़ें अवेलेबल रहती हैं, कहाँ पर हम क्या चीज़ें कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें इस डायग्राम के माध्यम से आप देखेंगे। जैसे ट्रोपोस्फेयर है तो आप जीरो से, अर्थ सरफेस से अगर
एयर में 20 किलोमीटर तक जाएंगे तो यू गेट द ट्रोपोस्फेयर। जैसे ही आप 20 से 50 की रेंज में जाएंगे तो वहाँ पर आपको स्ट्रेटोस्फेयर देखने को मिलेगा, और यहाँ पर एयरक्राफ्ट हो गया और ओजोन लेयर भी यहीं पर पाई जाती है। वहीं पर आपको मेसोस्फेयर 50 से 85 किलोमीटर की रेंज में अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये एक तरीके से ठंडी लेयर कही जाती है, जहाँ पर आपकी जो क्या कहते हैं, ये गरम गरम, इनको मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा है, ये जब आते हैं तो यहाँ पर ठंडा होने के कारण इस रीजन के ये क्या हो जाते हैं, यहीं पर भस्म हो जाते हैं, बुझ जाते हैं, है ना। फिर ट्रोपोस्फेयर आता है, अगर किसी को इनका नाम पता हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें, मुझे अभी माइंड से स्लिप हो रहा है। फिर ट्रोपोस्फेयर है 85 से 690 किलोमीटर की रेंज में, यहाँ पर ट्रोपोस्फेयर देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपकी सैटेलाइट्स लगी होती हैं, ठीक है। यानी कि सैटेलाइट्स की जो सर्विस आप प्रोवाइड करते हैं, सैटेलाइट को जो लॉन्च करते हैं, वो इसी रीजन में आप ट्रोपोस्फेयर रीजन में लॉन्च करेंगे। फिर एक्सोस्फेयर होता है जो आउटर मोस्ट है सबसे, वो आपका लगभग 1000 किलोमीटर के आसपास होता है। कहीं कहीं पर ये आपको रेंज थोड़ा वेरिएबल मिल जाएगी, तो उससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है, इस तरीके से अगर आप देखिए एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत ईजी आपके लिए भी हो जाएगा, और ज़्यादा भी आपको लिखना नहीं पड़ेगा, चीज़ें आप डायग्राम की मदद से एक्सप्लेन कर पाएंगे। क्लियर हुआ? चलिए, आई होप ये जो आपका एटमॉस्फेयर था, सॉरी, ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। आगे आते हैं बायोस्फेयर पर। बायोस्फेयर की बात कर लेते हैं। तो बायोस्फेयर में देखेंगे तो द बायोस्फेयर इज द जोन वेयर द लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट। जहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट रहते हैं वो बायोस्फेयर कहलाता है। एनकम्पोजिंग ऑल द इकोसिस्टम एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। आगे, इट इंक्लूड्स plants, animals, microorganisms and their interaction with the abiotic components of the environment. The biosphere is characterized by the interconnectedness of all living things and their dependence on the other spheres for the substance. मतलब बायोस्फीयर क्या है? एक ऐसी जोन है जहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं, और वो लिविंग ऑर्गेनिज्म और इकोसिस्टम के बीच में एक रिलेशन बनाते हैं, चाहे आप नॉन लिविंग के साथ भी वो इंटरेक्ट करते हैं। तो ये बायोस्फीयर आ जाएगा। जैसे कि बायोस्फीयर में आप पिक्चर में भी देख रहे होंगे, यहाँ पर बायोस्फीयर आप देखने को मिल रहा है। ये आपके लिविंग थिंग जैसे बर्ड्स हो गया, यहाँ पर ये डियर हो गया, यहाँ पर ये क्या बोलते हैं इसको, लोमड़ी हो गई, है ना, और ये प्लांट्स आपके हो गए। इधर आप फिश देखेंगे, तो ये अलग अलग इकोसिस्टम्स में अलग अलग चीज़ें जो भी लिविंग थिंग्स हैं, दैट्स ऑल कॉल्ड द बायोस्फीयर। क्लियर हुआ? जो यहाँ पर डिकम्पोजर्स भी हैं वो भी आपके लिविंग थिंग्स में आ जाएंगे। क्लियर? तो ये बायोस्फीयर हो जाएगा। आगे दीज सेगमेंट्स आर इंटरकनेक्टेड एंड टुगेदर फॉर्म द अर्थ सिस्टम। और ये सारे जो आपके सेगमेंट्स हैं जो हमने अभी पीछे डिस्कस किए, वो सब मिलकर अर्थ सिस्टम का निर्माण करते हैं। वेयर एनर्जी एंड मैटर फ्लो बिटवीन दैम, जहाँ पर एनर्जी और मैटर, या फिर हम बोलें जो खाना पीना सारी चीज़ें हैं, वो उनका फ्लो इनके बीच में होता है। आगे, चेंजेस इन वन स्फीयर कैन हैव कास्केडिंग इफेक्ट ऑन द अदर। यानी कि जो एक स्फीयर में चेंज कुछ हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं दूसरे को अफेक्ट जरूर करेगा, क्योंकि एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होते हैं। एंड अंडरस्टैंडिंग दीज इंटरेक्शंस इन द इसेंशियल फॉर कंप्रहेंडिंग द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ग्लोबल एनवायरनमेंट, है ना। यानी कि इसकी को समझने के लिए इस मतलब क्या कॉम्प्लेक्सिटी है ग्लोबल एनवायरनमेंट, जो मतलब आजकल इशू भी है कि पॉल्यूशन नदी में ज़्यादा हो रहा है, जिससे कि ये वाला इकोसिस्टम भी इफेक्ट हो रहा है और ये वाला इकोसिस्टम भी। तो कहीं ना कहीं सारे इकोसिस्टम, सारे सेगमेंट्स एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हैं, तो किसी एक में भी अगर कोई डिफेक्ट होता है, चेंज होता है, तो वो कहीं ना कहीं दूसरे को भी अफेक्ट करेगा। Additionally, the concept of the environment goes beyond these four spheres and includes other factors such as the social and cultural aspects, making it a multi-dimensional and dynamic concept.
इसी वजह से एक मल्टी डायमेंशनल और डायनेमिक कॉन्सेप्ट बन जाता है, क्योंकि इससे बहुत सारी चीज़ें इफेक्ट हो जाएंगी, सोशल अगर आप बात करें या कल्चरली एस्पेक्ट की फॉर्म में अगर आप बात करते हैं तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक था आज का वो है एनवायरमेंट स्टडी। इसका स्कोप और इम्पोर्टेंस क्या है, इसको हम थोड़ा सा समझते हैं, है ना। जैसा आपने पहले लेक्चर में भी बताया था कि एनवायरनमेंट आप क्यों पढ़ रही हैं इंजीनियरिंग के सिलेबस में, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर उसका स्कोप और इम्पोर्टेंस क्या है एनवायरमेंटल स्टडी की, वो देखेंगे यहाँ पर। एनवायरमेंटल स्टडी इज नेसेसरी फॉर ह्यूमन बीइंग एंड इट इज ए ब्रॉड फील्ड दैट encompass a wide range of topics related to the natural environment and the impact of human activities on it। मतलब एनवायरमेंट स्टडी एक ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ही ब्रॉड फील्ड है, जो कहीं ना कहीं एक रिलेशन बताता है एनवायरमेंट का और उसके इम्पैक्ट क्या हो रहे हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ के उस एनवायरमेंट पर, उसके बारे में। द की एरियाज टू फोकस ऑन दिस स्टडी आर, कुछ की एरियाज या फोकस पॉइंट हैं उनको हम समझ लेते हैं, जैसे कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि एयर, वाटर, सॉयल एंड सनलाइट एटसेट्रा आर द सोर्सेज फॉर ह्यूमन बींग्स फ्रॉम द अर्थ विदाउट विच ह्यूमन बींग्स कैन नॉट सर्वाइव। मतलब नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि एयर हो गया, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, सनलाइट हो गया, ये ऐसे सोर्सेज हैं जिनके बिना ह्यूमन बींग्स अर्थ पर कुछ भी नहीं है, सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। आगे कंजर्वेशन मीन्स टू प्रोटेक्ट एंड टेक केयर ऑफ देम, यानी कि कंजर्वेशन का मतलब यहाँ पर हो गया कि इनकी हमें देखभाल करनी है और इनको हमें बचा कर रखना है। इन टूडेज वर्ल्ड ह्यूमन एक्टिविटीज हैव कॉज्ड एन इररिपेबल डैमेज ऑफ द एनवायरमेंट। जो हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं वो कुछ इस तरीके की होने लग गई हैं कि वो रिपेयर नहीं की जा सकती हैं, ऐसे ऐसे डैमेज एनवायरनमेंट में हो रहे हैं। विदाउट दीज नेचुरल रिसोर्सेज ह्यूमन लाइफ इज नथिंग ऑन द अर्थ। इन रिसोर्सेज के बिना ह्यूमन लाइफ अर्थ पे नहीं है पॉसिबल। हेंस इट इज important to protect or conserve the natural resources in such a way that they meet the need of our present and future। इसी वजह से इनको कंजर्व करना या इनको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी हो जाता है फ्यूचर के लिए। इकोनॉमिकली अगर हम देखें, बात करें तो दिस इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ फिजिकल एंड बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम एंड हाउ दे interact with each other। Ecological aspect include the study of ecosystem, biodiversities and impact of human activities on the natural environment। यानी कि क्या नेचुरल एनवायरनमेंट पर ह्यूमन एक्टिविटीज़ का इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर स्टडी करते हैं और ज़रूरी भी हैं। आगे इकोलॉजिकली एस्पेक्ट आर ए क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ द एनवायरमेंट स्टडी इन्फॉर्मिंग efforts to manage and conserve ecosystem for future generation। यानी कि इकोलॉजिकली एस्पेक्ट की अगर हम बात करें तो वो एक क्रिटिकल कंपोनेंट है हमारे इन्वायरमेंट स्टडी का, जो इन्फॉर्मिंग एफर्ट्स मैनेज करता है और कंजर्व करना को बताता है इकोसिस्टम फॉर द फ्यूचर जनरेशन, आने वाली जनरेशन के लिए। वहीं पर आगे बात करें तो पॉल्यूशन एंड ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये भी, इसको भी हमें बहुत डीपली सोचने की ज़रूरत है, जो कहीं ना कहीं एनवायरमेंटल स्टडी से पॉसिबल हो सकता है। आगे बात करते हैं, दिस इंक्लूड्स स्टडी ऑफ वेरियस पॉल्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लाइक द वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन एंड द सॉइल पॉल्यूशन। आगे द एम इज टू अंडरस्टैंड द सोर्स ऑफ पॉल्यूशन एंड इट इफेक्ट्स ऑन द अर्थ एंड ह्यूमन हेल्थ। यानी कि एनवायरमेंटल स्टडी का जो मतलब है वो ये है पॉल्यूशन को लेकर कि कैसे पॉल्यूशन हो रहा है, कौन कौन से सोर्सेज हैं पॉल्यूशन के और वो कैसे हमारे एनवायरमेंट को और हमारे हेल्थ को इफेक्ट कर रहे हैं, वो चीज़ें स्टडी के माध्यम से समझना जरूरी है। इसीलिए इसका स्कोप ज़्यादा हो जाता है ह्यूमन बींग्स में। आगे
कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन, पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं ये भी सीखना जरूरी है, इसकी स्टडी भी जरूरी है। दिस इन्वॉल्व्स डेवलपिंग स्ट्रेटेजीज एंड पॉलिसीज टू रिड्यूस एंड कंट्रोल द पॉल्यूशन। ऑब्वियसली बात है कि अगर कोई चीज़ कंट्रोल नहीं हो रही है तो उसके लिए हमें नियम कानून कुछ ना कुछ सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। दिस इंक्लूड्स मेजर्स सच एज पॉल्यूशन प्रिवेंशन, वेस्ट रिडक्शन एंड द यूज ऑफ क्लीनर टेक्नोलॉजीज, यानी कि उसके लिए हमें हो सकता है कि पॉल्यूशन को कम करने के लिए अपने रिसोर्सेज का कम इस्तेमाल करना पड़े, वेस्ट का रिप्रोडक्शन किया जा सके, या वेस्ट को का कम कम वेस्ट प्रोड्यूस किया जाए, फिर साथ ही साथ क्लीनर टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया जाए जिससे कि वेस्ट को हम डिकम्पोज करके फिर कुछ और चीज़ें उससे बनाई जाए। तो मतलब इस तरीके से कंट्रोल पॉल्यूशन का भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर डायग्राम में सस्टेनेबल डेवलपमेंट करके दिया हुआ है, उसमें इकोनॉमी और एनवायरनमेंट और सोशल कम्युनिटी ये सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, इसलिए एनवायरमेंटल स्टडी का बहुत इम्पोर्टेंस हो जाता है। आगे बात करें, one of the goal of the environmental study is to create awareness among people about the natural resources of a region and their sustainable use, which include both renewable and non renewable resources। मतलब एनवायरनमेंट स्टडी का एक मेन गोल ये हो जाता है कि हम अवेयरनेस प्रोड्यूस करें पीपल्स के अंदर, जिससे कि नेचुरल रिसोर्सेज का सस्टेनेबल यूज हो सके और रिन्यूअल या नॉन रिन्यूअल किसी भी तरीके का सोर्स है उसको हमें बचा के भी रखना है और कम से कम यूज करना है। आगे द स्कोप्स आर समराइज्ड बिलो। पहला, environmental study offer insights into ecological system and the relationship between cause and effect। एनवायरमेंट सिस्टम जो है, एनवायरमेंटल स्टडी जो है वो कहीं ना कहीं एक रिलेशन बनाती है कॉज और इफेक्ट के बीच में। वहीं पर इट प्रोवाइड्स इसेंशियल इंफॉर्मेशन ऑन द richness of biodiversity and the potential threats to the plant, animal and microorganism species in the environment। ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं बायोडाइवर्सिटी जो है जिसमें प्लांट एनिमल माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पेसीज सब चीज़ें आ जाती हैं, वो भी उसके लिए भी जरूरी है एनवायरमेंटल स्टडी। इट हेल्प्स इंक्लूड्स टू अंडरस्टैंड द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ द नेचर एंड द ह्यूमन मेड डिजास्टर्स लाइक द फ्लड्स, अर्थक्वेक, साइक्लोन्स, पॉल्यूशन एट्सेट्रा। मतलब ये हेल्प करती है अंडरस्टैंड होने में कि क्या कारण है, इसका क्या इफेक्ट हुआ है नेचर और ह्यूमंस के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है उसके कारण। ठीक है, एंड द मेजर दैट मस्ट बी टेक टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट फ्रॉम दोज डिजास्टर्स, यानी कि इन डिजास्टर्स से प्रोटेक्ट करने में भी हेल्प करता है एनवायरमेंटल स्टडी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। बाय स्टडिंग द एनवायरमेंट pupil can gain knowledge on the environment acts, rights, rules and the regulations and becomes environmentally literal। यानी कि इसको स्टडी करने से हमें नॉलेज मिलेगी एनवायरमेंटल एक्ट्स के बारे में, राइट्स के बारे में, रूल्स रेगुलेशंस के बारे में, जिससे कि हम एनवायरमेंटल के को लेकर लिटरल बने, लिटरेट हो, है ना। आगे, दिस इनेबल्स देम टू टेक स्टेप्स टूवर्ड्स द प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ अर्थ। अर्थ को इम्प्रूव करने में, उसकी प्रोटेक्शन करने के लिए कहीं ना कहीं हमें इससे थोड़ा कुछ ज्ञान मिलेगा। आगे, एनवायरमेंटल स्टडी इनेबल पीपल टू पुट थ्योरेटिकल नॉलेज इनटू प्रैक्टिकल। थ्योरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकल नॉलेज में लेकर आने में हेल्प करता है एनवायरमेंटल स्टडी। इट ब्रिंग्स टू लाइट सोशल इश्यूज लाइक द ओवर पॉल्यूशन, हाइजीन, हेल्थ एंड देयर एडवर्स इम्पैक्ट। इससे हमें ये भी पता चलता है जो सोशियंटल इश्यूज हैं, जैसे ओवर पॉपुलेशन हो रहा है, सॉरी ओवर पॉल्यूशन हो रहा है, हाइजीन्स की समस्या, हेल्थ, और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमें समझ में आने लगती हैं जब हम एनवायरमेंटल इश्यूज को समझ लेते हैं। आगे, डेवलपिंग स्किल्स फॉर एक्टिव आइडेंटिफिकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ सॉल्यूशन टू एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स।
हम स्किल्स डेवलप कर लेते हैं, जिससे कि हमें इन सभी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन कहीं ना कहीं मिल जाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल स्टडी। अकॉर्डिंग टू द नेचुरल एजुकेशन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, क्योंकि एनवायरमेंट पढ़ रहे हैं तो वो नेचुरल चीज़ें ही, नेशनल का भी नेचुरल ही बोला जा रहा है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986, इट इज़ ए बेसिक नीड टू डेवलप द consequences regarding the environment in children, youth, older people, and in all citizens and every field। ठीक है, कॉन्शियसनेस हमें बनाने की जरूरत है अकॉर्डिंग टू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 के अंतर्गत, चिल्ड्रंस में, यूथ में और ओल्डर पीपल्स में एनवायरनमेंट को लेकर। एनवायरनमेंट स्टडी एनलाइट्स अस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग एंड कन्वर्जिंग आवर indiscriminate release of pollution into the environment. Some important features that make environment study significance are following। जैसे environmental study provide basic knowledge of the environment to all the individuals and help in understanding present environmental projects। आगे, it help us to know a more suitable way of living and providing the necessary skill to solve the environmental problems। मतलब environmental study करने से जो हमें नॉलेज मिलेगी वो इंडिविजुअली हो या फिर हमारे किसी ग्रुप में हो, वो हमें बताएगी, अंडरस्टैंड कराएगी कि कैसे हम प्रिवेंट करें इस एनवायरनमेंट की समस्याओं को। साथ ही साथ सस्टेनेबल वे हमें बताएगी, लिविंग एंड प्रोवाइड करेगी नेसेसरी स्किल्स, जिससे कि हम एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। नेक्स्ट, इट हेल्प अस टू यूज नेचुरल रिसोर्सेज मोर एफिशिएंटली। हेल्प करेगी ये हमें कि हम नेचुरल रिसोर्सेज को और एफिशिएंटली कैसे यूज करें। आगे, द सिग्निफिकेंस ऑफ एनवायरनमेंट कंसर्न सच एज ग्लोबल वार्मिंग, ozone depletion and acid rain, marine pollution and biodiversities are widely acknowledged as not limited to specific countries but rather having global implication। ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर कंट्री के लिए ही ये समस्या के कारण है, ये पूरे ग्लोबल का एक इशू है। तो therefore addressing these issues necessary to international collaboration and the कलेक्टिव एफर्ट्स। इसीलिए पूरे वर्ल्ड को इकट्ठा होकर इसके प्रति कुछ ना कुछ एफर्ट्स करने जरूरी हैं। ठीक, आगे, विद द इंक्रीज इन द पॉल्यूशन देयर इज एन इंक्रीज इन द यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इंक्रीज इन द पॉपुलेशन में इंक्रीज होने की वजह से नेचुरल रिसोर्सेज भी कहीं ना कहीं ज़्यादा यूज हो रहे हैं इस धरती पर। विद दिस the soil health problem like soil salinity, deficiency in the micronutrients etc, तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट हो भी रही हैं सॉइल में भी। अगर हम बात करें, हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द एग्रीकल्चर एक्सपर्ट, एग्रीकल्चर के जो एक्सपर्ट्स हैं उनके द्वारा ये चीज़ें स्टडी की गई हैं। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टडी द लैंड एनवायरनमेंट ऑफ नेचर, इसीलिए हमें लैंड एनवायरनमेंट को भी पढ़ना जरूरी है। तो ये फैक्टर्स हैं जिनको हम एनवायरमेंटल स्टडी करके इन पर काम कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि कहाँ पर हमारे एनवायरनमेंट में समस्या आ रही है। तो अगर मैं सिंपल वे में ये कहूँ तो एनवायरनमेंट स्टडी का केवल यही उद्देश्य है कि हम अपने आसपास जो एनवायरनमेंट है उसको कैसे बचा सकते हैं, कैसे हम उसको स्टोर कर सकते हैं, कैसे हम नेक्स्ट जनरेशन के लिए रिसोर्सेज को स्टोर कर सकते हैं, बचा कर रख सकते हैं। बस यही एक सिंपल वे में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो यही एक लॉजिक है एनवायरमेंटल स्टडी का। ठीक, अब इसके लिए नीड फॉर पब्लिक अवेयरनेस क्या है इसको हम समझते हैं, है ना। तो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, urbanization and poverty have generate pressure on the natural resources and lead to the degradation of the environment।
मतलब जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, अर्बनाइजेशन इंक्रीज हो रहा है, पॉवर्टी इंक्रीज हो रही है, तो उससे प्रेशर बन रहा है नेचुरल रिसोर्सेज पर और उसी वजह से डिग्रेडेशन दिख रहा है एनवायरनमेंट में। मतलब यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज मतलब जैसे वाटर हो गया, एयर हो गया, है ना, इनकी कहीं ना कहीं कमी होती जा रही है। ठीक है, आगे, टू प्रिवेंट द एनवायरमेंट फ्रॉम फर्दर degradation, the Supreme Court has ordered and initiated environment protection awareness through the government and non-government agencies to take part in the protecting our environment. इसी को ध्यान में रखते हुए एनवायरमेंट को प्रिवेंट कर से मतलब डिग्रेडेशन को से बचाने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे नियम्स अवेयरनेस की फॉर्म में गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट एजेंसी के थ्रू हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए की है। आगे, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कैन प्रिवेंट बाय लॉज अलोन, पब्लिक पार्टिसिपेशन इज इक्वली इम्पॉर्टेंट विद रिगार्ड टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। मतलब वही चीज़ हो जाती है, अगर हम पूरे देश को सुधारना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमें अपने अंदर सुधार करना पड़ेगा। तो पब्लिक अवेयरनेस की इसीलिए ज़रूरत है। आगे, एनवायरमेंटल एजुकेशन इज ए प्रोसेस ऑफ लर्निंग बाय गिविंग एन ओवरऑल पर्सपेक्टिव ऑफ नॉलेज एंड अवेयरनेस ऑफ द एनवायरमेंट। और एनवायरमेंटल एजुकेशन एक ऐसा मुद्दा है जिसकी वजह से या जिसकी मदद से हम पब्लिक को बहुत इजीली अवेयर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो पढ़ रहे हैं, एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, अगर हम उनके कोर्सेज में इसको शामिल कर दें एजुकेशन को, तो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं 1%, 2%, 10% वो सब अवेयर हो जाएंगे एनवायरनमेंट को लेकर। आगे बात करते हैं, इट sensitize the society about environmental issue and challenges interested individually to develop skill and expertise, thereby providing appropriate solution। और इसी वजह से क्या होगा, स्टडी करने से, अवेयरनेस बढ़ाने से वो स्टडी करेंगे, समझेंगे चीज़ों को और कहीं ना कहीं उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन जरूर निकालेंगे। आगे, क्लाइमेट चेंज, loss of diversity, ozone layer depletion, illegal trap of the endangered species, destruction of habitats and land degradation, environmental pollution, storm water pose a serious threat to ecosystem in the forest, rural, urban and marine ecosystem। यानी कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, डाइवर्सिटी में जो लॉस हो रहा है, ओजोन लेयर की डिप्लीशन, मतलब ओजोन की लेयर में जो छेद हो रहा है, ये बहुत मुद्दे हैं जिस पर पब्लिक को अवेयर करके उनकी मदद से कहीं ना कहीं इन गहरे मुद्दों को कंट्रोल किया जा सकता है। आगे, बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन on the environment will give the interested individual the knowledge, values, skill and the tools need to face the environmental challenges on local and global level। यानी कि फॉर्मल फॉर्म में देख लीजिए या इनफॉर्मल फॉर्म में एजुकेशन अगर हम प्रोवाइड कराते हैं एनवायरनमेंट की, तो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट बढ़ेगा इंडिविजुअली या फिर आप सोशोलॉजिकली फॉर्म में देखें, जिससे कि वैल्यूज़, स्किल्स, टूल्स ये सब कहीं ना कहीं इंक्रीज होंगे एनवायरनमेंट को लेकर, और जिससे कि हमारा एनवायरनमेंट कहीं ना कहीं ज़रूर सही होगा और उसके प्रति हम अवेयर होंगे। जैसे आप देखते होंगे टीवी में ऐड भी देखते हैं, अगर कोई नया फ़ोन आया है तो अगर उसको लेकर जनता को अवेयर नहीं किया जाएगा, यानी कि एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से उसके को जनता के सामने नहीं लाया जाएगा, तो क्या आपको पता चल पाएगा? कुछ ही लोगों को पता चल पाएगा, है ना। तो इसलिए जो अवेयरनेस है वो बहुत ज़रूरी है, उसको एजुकेशन के माध्यम से या फिर कहीं कैंप लगाकर या गवर्नमेंट के कुछ रूल्स बनाकर किसी भी तरीके से अप्लाई किया जाए तो वो बेनिफिशियल रहेंगे हमारे एनवायरनमेंट को और अच्छे से प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें
क्लियर हुई होंगी। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। तो बच्चों ये आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। आपको सेशन कैसा लगा, लेक्चर कैसा लगा, उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में एक कमेंट ज़रूर लिखेंगे। जो भी आपका फीडबैक हो, कोई चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। साथ ही साथ मैं हर लेक्चर में बोलता हूँ कि जो भी वीडियो आप हमारी देख रहे हैं उसको आप प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे कि हर टॉपिक का, हर सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी बच्चा बेनिफिट लेना चाहता है वो बेनिफिट ले सके। कोई भी बच्चा यहाँ पर ना छूटे, क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें आपको एट ज़ीरो कॉस्ट प्रोवाइड कराई जा रही हैं। कोई भी पैसा आपसे नहीं लिया जा रहा है, ना तो पीडीएफ नोट्स के लिए, ना ही आपको कोई कोर्स हम बोल रहे हैं कि आप परचेज कीजिए। तो जब सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट हैं तो क्यों ना ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे बेनिफिट लें, लाभ उठाएं। तो चलिए अब एनवायरनमेंट का जो पहला चैप्टर था यूनिट फर्स्ट का, वो हमने कवर अप कर लिया है 2 पार्ट में। आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। ये पब्लिक अवेयरनेस और एनवायरमेंटल स्टडी वाला पोर्शन थोड़ा सा थ्योरेटिकल था, इसको आप समझिए, लिखें अपने हिसाब से। जैसे आप सोचते हैं अपने माइंड में कि एनवायरमेंटल स्टडी का क्या बेनिफिट है, आप जैसे आप ही अपने कोर्स में पढ़ रहे हैं तो इस कोर्स में आपने एनवायरमेंट पढ़ा तो उसी को लिख दीजिए आप कि आपको क्या बेनिफिट इससे मिला, इसके एनवायरमेंटल स्टडी का क्या महत्व है, या पब्लिक अवेयरनेस से क्या एनवायरनमेंट में अच्छा हो सकता है। तो इसी तरीके से आपको इस सब्जेक्ट को लिखना है एन्जॉय करके। इसको इतना ज़्यादा आपको हार्ड समझ के नहीं लिखना है, रटना नहीं है इसको बिल्कुल भी, है ना। बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, मार्क्स गेन करने का सब्जेक्ट है। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर जो यूनिट फर्स्ट का है उसके टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।